जोहार दोस्तों, मैं हूं प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ झारखंड के क्लास का यह 21वां सीरीज है और इसमें हम लोग शाहजहां काल के पीरियड में हमारे झारखंड में इम्पैक्ट को पढ़ेंगे। शाहजहां का काल जो था दोस्तों, वो था 1628 से 1658 ईस्वी तक के लिए। आप सभी को पता है दोस्तों, ये पूरा झारखंड का जो इतिहास है उसको हमें इंडियन हिस्ट्री के तर्ज पे देखना पड़ता है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ झारखंड में हम झारखंड के इतिहास को बहुत कम जानते हैं, उसके बारे में कम लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट जो झारखंड गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको पता है कि एसआई का एग्ज़ाम होगा। अभी चूँकि जेएसएससी अपना एग्ज़ाम्स को कंडक्ट नहीं करा रही है, लेकिन ये नोटिफिकेशन जो आया है उसके बेस्ड पे हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम होगा। सहायक आचार्य का भी कुछ एग्ज़ाम आने वाला है शायद, और फिर उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम तो होगा। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको करनी है। साथ ही साथ देखिए, जेपीएससी का नोटिफिकेशंस भी ज़रूर से ज़रूर आएगा। अभी तक रिजल्ट भी नहीं दिया है जो एग्ज़ाम हुई है, बट सरकार कब तक रुकेगी? आप सही एक तरीके से दिमाग लगाइए, कब तक रुकेगी? उनको तो एग्ज़ाम लेना ही पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे तैयारी करते रहें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं इसे सही तरीके से जान लेने की, और इससे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम लोग देख लेंगे दोस्तों। तो ये तो मैंने बता दिया, ये मेरा पहला स्लाइड था दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, आज का क्लास में विशेष क्या रहेगा ये आपको जानना है। तो शाहजहां काल के पीरियड में हम लोग देखेंगे कि छोटा नागपुर खास का जो नागवंश है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा हम लोग देखेंगे पलामू का चेरो वंश के ऊपर उसका प्रभाव क्या था। तीसरा पॉइंट रहेगा सिंहभूम का सिंह वंश, उसका क्या इम्पैक्ट था। और फिर लास्ट में देखेंगे पंचित एवं रामगढ़ के ऊपर शाहजहां का क्या प्रभाव था। तो अगर आप एक बार नज़र डालें तो आपको बता दूं कि ये पूरा छोटा नागपुर खास का जगह था जहाँ पर नागवंशी रहते थे। ठीक है, आज का गुमला, रांची, खूंटी, ठीक है, ये सभी जगह में नागवंश का शासन चल रहा था। दूसरा हो गया पलामू का चेरो वंश। तो आज का हम लोग जो लातेहार देख रहे हैं, पलामू देख रहे हैं और गढ़वा देख रहे हैं, इस पूरे इलाके में जो है चेरो राजा राज करते थे। ठीक है, जो कि रक्सेल वंश के बाद आया था। महारथ चेरो इसका संस्थापक थे। ये सभी बातें याद रखिएगा। फिर आगे फिर क्या था, आप सिंहभूम का सिंह वंश, आपको बताया था कि सिंहभूम का सिंह वंश जो है दो चरणों में स्थापित हुआ था। ठीक है, एक का काशीनाथ सिंह था, दूसरा का दर्पनारायण सिंह था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये सिंहभूम का पूरा पूरा इलाका था, जो आज के समय में ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां देख रहे हैं। इसी में सिंहभूम का सिंह वंश राज किया करते थे और इधर से ये बंगाल का एरिया सटा हुआ था। अब आता है पंचेत एवं रामगढ़। तो रामगढ़ आपको पता है आज के डेट में हजारीबाग से अलग होकर बनाया गया ये रामगढ़ है। और पंचेत अगर देखा जाए, पंचेत कौन सा है, तो आप धनबाद में अभी पंचेत को देखते हैं। पंचेत डैम याद है आपको, पंचेत डैम बोल के भी है। तो ये सारे इलाके आपको ध्यान में रहना चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को आराम से अपने दिमाग में छाप सके। ओके, अब हम चलते हैं और आपको छोटा नागपुर खास का नागवंश के बारे में बताना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके पहले जो जहांगीर काल में हम लोगों ने देखा था, एक राजा थे नागवंश में, उनका नाम था दुर्जनशाल। याद आया? ठीक है, और इसको शाह की उपाधि भी दिया गया था बाद में जहांगीर के द्वारा। और क्यों दिया गया था ये भी मैंने बता रखा था। क्लियर? तो यहाँ पर 1627 से लेके 1640 ईस्वी तक दुर्जनशाल का काल है। और अगर शाहजहां का पीरियड देखें तो उसमें भी ये काल मौजूद है, 1628 से लेके 1658 तक है।
तो इसी टाइम पीरियड में इस दुर्जन साल का भी टाइम पीरियड आ रहा है। साथ ही साथ और एक राजा होंगे, किसके साथ? दुर्जन साल के बाद रघुनाथ शाह। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1640 से 1690 तक रहता है। इसका बहुत लंबा पीरियड है, 50 साल की पीरियड है। ठीक है, उसका रीज़न है ये काफ़ी शांति प्रिय राजा भी रहता है और आराम से दूसरे राजाओं को कर दे के अपने राज्य को बचा लेता है। ठीक है, तो दुर्जन साल, जैसा हम लोगों को पता है पिछले क्लास के अकॉर्डिंग, कि दुर्जन साल जहांगीर के चंगुल से आज़ाद होकर 1627 में क्या करता है, अपनी राजधानी कोकरा जो होता है उसको चेंज कर देता है और गुमला के दौसा में ले जाता है। ओके, गुमला के दौसा में ले जाता है। यहाँ इन्होंने एक किला का निर्माण किया था। उस किला का नाम आपको पता है क्या है? नवरत्नगढ़ का किला। ओके, यह महल मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है। यानी मुगल स्थापत्य कला का जो गुण है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें जिस तरीके से गुंबद बनाए जाते हैं, उसमें जिस तरीके से मीनार बनाए जाते हैं, ये सभी इस नवरत्नगढ़ के किले में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो दुर्जन साल थे उनको झरोखा दर्शन भी करना पसंद था, तो झरोखा दर्शन की व्यवस्था भी इस नवरत्नगढ़ के किले में किया गया था। आगे फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि दुर्जन साल मुगलों को जो है मालगुजारी देना बंद कर देता है। जब वो थोड़ा सा अपने आप को शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करता है, तब दुर्जन साल क्या करता है, कर देना मुगलों को बंद कर देता है। अब आगे क्या होगा? अब इसका प्रभाव जो है इसके बाद जो राजा बनते हैं रघुनाथ शाह, उसके ऊपर पड़ता है। वो भी क्या करता है, राजा बनने के बाद मालगुजारी भत्ता जो है मुगलों को वो नहीं देते हैं। क्लियर है? अब क्या करेगा शाहजहां ने एक सेनापति को भेजा, खानजादा। ठीक है, उसको नागवंश पर कहा कि हमला करो। हमले होने पर क्या करता है, रघुनाथ शाह जो है वो भी चालाक आदमी है। उन्होंने तुरंत ही क्या किया, अपना हार स्वीकार करके शांति प्रिय तरीके से क्या करता है, संधि कर लेता है और माल गुजारी देना फिर से शुरू कर देता है। ठीक है, तो यही पॉलिसी रघुनाथ शाह की हमेशा से रहती है। और साथ ही साथ ये अपना राज्य विस्तार के लिए दूसरे राज्यों के बेटियों से शादी करता है, या फिर अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनका शादी ब्याह करवा देता है, जिससे उसका राज्य विस्तार होता है। ठीक है, ये हो गया आपका छोटा नागपुर खास का नागवंश के ऊपर क्या प्रभाव था शाहजहां का, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे और देखेंगे पलामू के चेरो वंश का क्या इम्पैक्ट है ना, पलामू के चेरो वंश के ऊपर शाहजहां का क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखिए दोस्तों, ये सारे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखे गए हैं और मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयुक्त होगा। तो आप जल्द से जल्द जो है मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों, और साथ ही साथ जो है इस सेशन को लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन लगातार बढ़ते रहे और मैं इसी तरीके से अच्छे वीडियो आपको लाकर दूं, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी मजबूत हो जाए। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे पलामू का चेरो वंश। तो पलामू का चेरो वंश, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पुराने किले का निर्माण भी किया जाता है। ठीक है, तो चेरो वंश के समय जो शाहजहां का समकालीन शासक था चेरो वंश में, उनका पहला नाम था प्रताप राय और दूसरा नाम था तेज राय। ठीक है, ये दो राजा होंगे शाहजहां काल के पीरियड में। प्रताप राय आपको पता है थोड़ा सा प्रतापी राजा था चेरो वंश का। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सहबल राय, जिनको बाघ के हाथों मौत की सजा मिली थी, और कौन दिया था ये, जहांगीर दिया था दिल्ली में। ठीक है, जहांगीर के दरबार में सहबल राय को बाघ से लड़वा दिया जाता है। ये पिछला क्लास में मैंने बताया था, जहाँ की वो मर जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर एक प्रतापी राजा होता है, और ये प्रतापी राजा कौन है, प्रताप राय। तो 1632 में बिहार के सूबेदार अब्दुल्ला खान ने चेरों की माल गुजारी 1,36,000 रुपया कर दिया। इसकी भरपाई प्रताप राय जनता से ज़्यादा कर वसूल करके करता था। आखिर राजा के ऊपर अगर किसी ने कर्ज लगाया है तो वो किससे वसूलेगा, वहाँ की जनता से वसूलेगा।
ठीक है। तो इससे क्या होता है, यहाँ का जो जनता है और राजा जो है वो दोनों ही काफ़ी खफा हो जाते हैं मुगलों से, क्योंकि इतना ज़्यादा धनराशि दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे भी मालगुजारी मुगलों द्वारा बढ़ाना जारी रखता है, इतना भी में ही मुगल नहीं मानते हैं। ये वो लोग ऐसे भी आप लोग को पता है कि काफ़ी क्रूर हुआ करते थे, है ना। बहुत सारे राजा अच्छे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर तो क्रूर ही हुए हैं। अब राजा और प्रजा दोनों नाराज हो जाएंगे। अब ये दोनों मिल के जो है ना कर देना बंद कर देता है मुगलों को, कहता है अब कर नहीं देंगे इन लोग को। अब 1641 में क्या करते हैं, शाहजहां जो है बिहार में एक नया सूबेदार शाइस्ता खां को बना देता है, नियुक्त कर देता है शाइस्ता खां को। और फिर इनको कहा जाता है कि आप जाके पलामू में देखो जी क्या हाल चाल है, वो लोग क्यों कर देना मना कर दिया, क्या उनको डर नहीं है हम लोगों से, ठीक है, ये जाके उसको बताओ। तो शाइस्ता खां जो है पलामू में आक्रमण कर देता है, पलामू में आक्रमण करता है और प्रताप राय के साथ संधि होती है। प्रताप राय अपना राज्य को बचाने के लिए क्या करता है, 80,000 के मालगुजारी देने के लिए राजी हो जाता है, ठीक है। 80,000 रुपया मालगुजारी देगा, जिसको भत्ता कहते हैं, जिसको कर कहते हैं, टैक्स कहते हैं, जो भी मान लो आपको, वो देना पड़ता है उसको। अब यहाँ क्या होता है कि 1642 ईस्वी में जो है वो 1641 में शाहजहां मतलब सूबेदार जो है शाइस्ता खां उस पर आक्रमण किया। अब 1642 में 1 साल बाद जो है शाइस्ता खां यहाँ से चला जाता है, ठीक है, शाइस्ता खां यहाँ से चला जाता है। तो दाऊद राय और तेज राय जो कि प्रताप राय का संबंधी होता है, तो इस बात का फायदा ये भी उठाना चाहता है कि प्रताप राय अगर कर देना बंद कर दिया है तो मुगलों के द्वारा उस पर फिर से आक्रमण हो सकता है, या फिर उसका दुश्मनी और बढ़ सकता है। तो उसका फायदा कौन उठा रहा है, दाऊद राय और तेज राय। तो ये दोनों जाएंगे कहाँ पर, ये दोनों जाएंगे पटना, और वहाँ पर जो मुगल सूबेदार होता है उससे संधि कर लेगा। तो ऐसे में क्या होता है, प्रताप राय पर फिर से हमला मुगल करते हैं और फिर उसको राजा के पद से हटा दिया जाता है। जैसे ही हटा दिया जाता है तो तेज राय जो उनका संबंधी है उसी को राजा नियुक्त कर दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि तेज राय अब कर नहीं देगा, भत्ता नहीं देगा, तेज राय को भी भत्ता और कर देना पड़ता है, लेकिन ये भी थक जाता है। फिर आगे देखिए क्या होता है, 1643 ईस्वी में बिहार का सूबेदार इतिकाद खां बनाए जाते हैं। पहले आया कौन, पहले आया शाइस्ता खां, शाइस्ता खां के बाद कौन आएगा दोस्तों, तो इतिकाद खां आया, इतिकाद खां। अब यहाँ पर क्या करेगा, तेज राय भी कर देना बंद कर देगा, लगा छोड़ो यार, हटाओ, ये मुगल कौन है, हम तो खुद राजा हैं, हम क्यों कर दें किसी को, ठीक है, ऐसा सोचेंगे और वो कर देना बंद कर देता है। अब यहाँ क्या करेगा, इतिकाद खां जो है एक सेनापति भेजेगा जबरदस्त खां को, इनके नेतृत्व में सेना जो है पलामू जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि तेज राय जो है अपना भी एक सेनापति नियुक्त करता है, उसका नाम रहता है मदन सिंह, और लड़ाई के लिए भेज देता है। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो प्रताप राय और मुगलों के बीच लड़ाई हुआ है जिसका फायदा तेज राय ने उठाया। अभी क्या हो रहा है, मुगलों और तेज राय के बीच में लड़ाई हो रहा है, तो फायदा कौन उठाएगा, प्रताप राय उठाएगा। क्लियर है, यही चल रहा है वहाँ पर। अब प्रताप राय क्या करता है, चला जाता है मुगलों के पास और कहता है कि भाई मेरे से संधि कर लो और मुझे राजा बना दो आप, ठीक है, और राजा अगर आप मुझे बना देते हैं तो आपको मैं 1,00,000 रुपया और 1 हाथी जो है मुगलों को देंगे। ये कौन कहता है, प्रताप राय कहता है, जो मुगल सूबेदार होता है वो, यानी किसको, जबरदस्त खां को, ठीक है। तो इतिकाद खां की सिफारिश पर शाहजहां जो है प्रताप राय को 1,000 मनसब प्रदान करता है, ठीक है, और कहता है कि आप 1,000 मनसब प्रदान ले लो, जिसमें लोगों से आप कर्जा वसूलो और हमें दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, 1 करोड़ कहता है,
यहाँ पर ये डाटा सही है गलत है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये बुक में लिखी हुई है, इतना डाटा तो मैंने लिख दिया। 1 करोड़ की सालाना मालगुजारी की शर्त पे पलामू प्रताप राय के अधिकार में दे देता है। पूरा पलामू को फिर से प्रताप राय को दे दी जाती है, लेकिन कहता है कि आपको 1 करोड़ रुपये सालाना देना पड़ेगा। ये छोटी मोटी रकम है क्या? ये बहुत बड़ी रकम है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सारी बातें होती है। अब यहाँ पर एक टाइटल में लिखे थे ना, पुराने किले का निर्माण। तो पुराने किले का निर्माण है जो दोस्तों, वो कौन करता है? प्रताप राय ही करता है। और इसी पुराने किले पे जो है शाइस्ता खां जाके रहता है। बाद में जो है ज़बरदस्त खां है ना आता है, और वो भी यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को समय देता है कुछ सालों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि पलामू का जो चेरो वंश है प्रताप राय और तेज राय के बीच में चेंज होता रहता है शाहजहां के पीरियड में। और वो भी क्यों होता है? क्योंकि कर देना दोनों ही बंद करता है और उसका फ़ायदा एक दूसरे को से उठाता है मुगलों से संधि करके। क्लियर हो गया ये पलामू का चेरो वंश। नेक्स्ट पॉइंट है सिंहभूम का सिंह वंश। तो सिंहभूम का सिंह वंश जैसा कि मैंने बता दिया कि ये 2 पीरियडों में होता है। एक का काशीनाथ सिंह है और दूसरे का दर्पनारायण सिंह है, उनके संस्थापक। यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या है कि शाहजहां का जो बेटा होता है शाह शुजा, उसको बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर बना दिया जाता है। इसी के अधिकार में सिंहभूम आता है। उस टाइम जो सिंहभूम है वो बंगाल और उड़ीसा में आता था, कुछ भाग बंगाल में कुछ भाग उड़ीसा में। तो सिंह वंशी जो है मालगुजारी उड़ीसा के सूबेदार को दिया करते थे। किसको दिया करते थे? उड़ीसा के सूबेदार को। ये बात क्लियर हो गया। सेकंड, रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह थे। हेमंत सिंह रामगढ़ के राजा थे। उन्होंने अपनी राजधानी को चेंज कर दिया और बादाम ले गए। कहाँ ले गया दोस्तों? बादाम ले गया। ये क्लास में मैंने दे रखा है, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। रामगढ़ का जो राज्य है उसमें 6 राजधानियाँ बनाई थी, उसका विवरण दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि रामगढ़ में और एक राजा होता है, उसका नाम होता है वीर नारायण सिंह। वह क्या होता है? पराजित हो जाता है मुगलों से और उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और कर देना शुरू कर देता है। ओके, अब आगे फिर देखिए, इस समय बंगाल की जो राजधानी है वो राजमहल थी और यहाँ एक टकसाल भी थी। आपको पता है ये जो राजमहल राजधानी बनाया था वो राजा मान सिंह ने बनाया था अकबर के समय में ही, मान सिंह के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर एक टकसाल स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आया भी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जगह में एक टकसाल है। ठीक है, और आपको वहाँ पर आंसर करना था राजमहल। ठीक है, राजमहल इसका आंसर करना था आपको। तो देखिए यहाँ पर अब एक पॉइंट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि शाहजहां पीरियड में सबसे पहले याद रखिए कि पटना यानी कि बिहार है ना, पटना यानी कि बिहार में सूबेदार कौन कौन है, इस पॉइंट को आप लिखिए और याद कीजिए। ठीक है, तो 3 सूबेदार आए, आपको पता चला, शाइस्ता खां, इतिकाद खां, ज़बरदस्त खां। ठीक है, 3 सूबेदार आए। फिर आप यहाँ पर याद रखिए कि शाहजहां के पीरियड में 2 जो राजा हुए, एक हुआ दुर्जन शाह और एक हो गए आपका रघुनाथ शाह। तो देखिए रघुनाथ शाह से क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा चीज़ें, लेकिन दुर्जन शाह ने क्या किया था? नवरत्नगढ़ का किला का निर्माण किया था द्वाइसा में अपनी राजधानी चेंज करके, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा गढ़ में या किले में मुगल स्थापत्य कला देखी जाती है। तो आपको पता है ये नवरत्नगढ़ का किला है। फिर उसके बाद आप देखिए कि पुराने किले का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ पर हमें क्या पॉइंट मिला था? प्रताप राय ने किया था पुराने किले का निर्माण।
अब ये भी याद रख लीजिएगा कि ये किस नदी के किनारे है, चलिए बताइए हमें, है ना, कमेंट सेक्शन में करके बताइए कमेंट में ये कौन सी नदी है। ऐसे क्वेश्चनों को याद करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर अगर आप और थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो नए किले का निर्माण किसने किया था ये भी बता दीजिए। वैसे हमने जो चेरो वंश का क्लास लिया है उसमें ये सारी बातें बताई गई है, वहाँ से जाके भी देख सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, इसलिए मैं छोटा छोटा नोट्स लेके आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, तो आज का क्लास में तो आपको इतना ही पढ़ना है दोस्तों, और बहुत ही कम टाइम में आप एक बहुत अच्छे टॉपिक को ख़त्म कर देंगे जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ झारखंड का जो क्लास है दोस्तों वो मेरा यूट्यूब चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, ईमेल में, तो ये मेरा एड्रेस है सारे, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द दोस्तों आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन दबा देने से तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशंस आ जाएंगे ना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगला सीरीज 22वां नंबर लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।